नमस्कार। दूरदर्शन रिपोर्टर की इलेक्शन टीम आज मौजूद है कानपुर देहात में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कभी ये कानपुर नगर का हिस्सा हुआ करता था, ग्रामीण क्षेत्र था, लेकिन व्यवस्था के दृष्टिकोण से इस जिले का रूप दिया गया। जिला मुख्यालय इसका माती में है और कई अगर अकबरपुर लोकसभा के नाम से यह जो है सीट जानी जाती है। कई विचित्रता है इसमें केवल अकबरपुर की एक विधानसभा सीट शामिल है, बल्कि अगर कहें तो अकबरपुर लोकसभा इटावा, कन्नौज, जालौन और खुद अकबरपुर को रिप्रेजेंट करती है। 4 जिलों की विधानसभाएं इस सीट में आती हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि 4 जिलों में बटा हुआ यह संसदीय क्षेत्र किस तरह से जो है, क्या इसकी उम्मीदें हैं और बीते 10 सालों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं अपनी एक रिपोर्ट। समाजवाद के सबसे बड़े नाम राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली के तौर पर मशहूर अकबरपुर में समाजवाद का झंडा एक बार भी विजयी नहीं रहा। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर ने वैसे तो कई नेताओं को चुनावी सिंहासन पर बिठाया है। 2008 में अकबरपुर लोकसभा सीट अस्तित्व में आई, लेकिन 2014 के बाद से ये पूरी तरह बीजेपी में है। सियासत की नजर में अकबरपुर का इतिहास बीएसपी के गढ़ के तौर पर स्थापित रहा है, लेकिन यहाँ की जनता ने तमाम जातीय समीकरणों को 2014 में नकार दिया। इस बार बीजेपी अकबरपुर से हैट्रिक की उम्मीद में है, जबकि बीएसपी पुराना गढ़ हासिल करने की फिराक में है। बीजेपी ने अकबरपुर से लगातार तीसरी बार देवेंद्र सिंह भोले को टिकट दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने राजा रामपाल पर भरोसा जताया है, जबकि बीएसपी ने अकबरपुर के ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए राजेश द्विवेदी को दिया है मौका। अकबरपुर में जातीय समीकरणों पर ही सत्ता की बिसात बिछाई जाती थी, लेकिन अकबरपुर में पिछले 2 चुनावों से जातीय समीकरणों से ज्यादा विकास के नाम पर मतदान हो रहा है। वैसे बीएसपी के साथ साथ एसपी ने भी इस बार जातीय समीकरण साधने की कोशिश में प्रत्याशी उतारे हैं। अकबरपुर का जातीय समीकरण भी आपको जानना चाहिए। ओबीसी वोटर करीब 6,70,000, एससी वोटर करीब 4,50,000, मुस्लिम वोटर करीब 1,25,000, ब्राह्मण वोटर करीब 2 लाख। चूंकि अकबरपुर कानपुर देहात का मुख्यालय है, इसलिए यहाँ औद्योगिकीकरण का भी बोलबाला है। बीजेपी यहाँ पर नए एयरपोर्ट टर्मिनल और डिफेंस कॉरिडोर के साथ रिंग रोड के कामों में तेजी को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो कहीं ना कहीं श्री राम की लीला की धरती के कारण तीर्थ भूमि के नाम से मशहूर अकबरपुर में राम मंदिर भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। ऐसे में सबकी निगाहें एक बार फिर अकबरपुर पर टिकी हैं कि इस बार सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। आज की बात की शुरुआत हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रहे हैं और किस तरीके से बीते 10 सालों में जनता आपको किस तरह से देखती है और जनता क्यों आपको वोट देती है? देखिए, 10 सालों के अंदर जिस तरह से विकास हुआ है और ख़ास तौर से बुनियादी स्तर पर, क्योंकि जो पार्टियां पहले कभी आई तो ऊपर काम करती थी, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो ज़रूरत थी आदमी की, उसको महसूस मोदी जी ने किया। और सबसे पहले उन्होंने लोगों को घर बना करके दिए, उन्होंने बिजली घर घर पहुंचाई, उन्होंने शौचालय सबको दिए, और इसके बाद फिर उन्होंने जो है क्या नाम अनाज के लिए भी लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त हर महीने सबको देने का काम किया है। इसलिए दे रहे हैं कि जिससे लोग कम से कम खाने पीने की चिंता न रहे और मेहनत करके और अपनी गरीबी को दूर कर सकें। रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनकर के उठ करके आता है। विपक्ष भी कहता है, नौजवान भी कहता है कि रोजगार जिस तरह से मिलना चाहिए था उसको वो नहीं मिला। और राष्ट्रीय मुद्दे ऐसे कौन से हैं? ये लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का नहीं है, तो राष्ट्रीय मुद्दे और रोजगार के परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं? देखिए, रोजगार तो की जहाँ तक बात है तो मैं समझता हूँ कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी देने का काम किया है। इसके साथ ही साथ सरकार ये चाहती है कि लोग उद्यमी बने और कोई न कोई स्टार्टअप लेकर के आवें। स्टार्टअप लाखों की तादाद में स्टार्टअप चालू हुए हैं और उससे लोगों ने नए प्रोडक्ट पैदा किए और लोगों को रोजगार भी मिला है। हम जरा विपक्ष से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बातें, जो दावे हैं भारतीय जनता पार्टी के, कितने सही हैं, कितने गलत हैं। थोड़ा अपना परिचय दें। मैं शेखू खान, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक सभा में। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में कोई काम नहीं किया यहाँ पे। आप अकबरपुर से ले लें, यहाँ भी कोई विकास नहीं हुआ। 10 साल से इनके सांसद जी हैं यहाँ 10 साल के। चाहे आप बस सब स्टेशन ले ले, सपा की सरकार में बना,
थाना ले ले, जिला ले ले, सब सपा की सरकार में बना। बात सांसद जी कर रहे हैं 5 किलो अनाज की, तो ये 5 किलो अनाज क्या ये गरीबों को 5 किलो में भला हो जाएगा क्या? आप बताइए साहब। देश की बात करनी चाहिए तो देश की बात हो नहीं रही है, हिंदू मुसलमान की बात चल रही है। कोई विकास नहीं है यहाँ पे। ये खोखले वादे भारतीय जनता पार्टी के हैं और ये खोखले वादों से अब ये चले जाएंगे अपने। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप किस तरीके से देखती हैं महिला सुरक्षा की अगर आप बात करते महिला हैं? सुरक्षा कोई नहीं है, महिला की बहुत नाकदरी हो रही है। जो नाच के बात की ने सांसद जी ने, नाच 5 किलो नाच मिला, उसमें 2 किलो चावल, 2 किलो गेहूँ और 5 किलो बाजरा, ये तो 33 चुनाने के लिए मिल रहा है गल्ला, कुछ मिल रहा। शिक्षा चली गई, बच्चे मारे फिर रहे हैं, शिक्षा कहाँ चली गई? शिक्षा चली गई बिल्कुल। 15 साल के बच्चे के कोचिंग भी नहीं पढ़ा सकते हो, और नए जवान सबके फिर रहे हैं। हम जवाब भी ले लेते हैं इसका। फिर से एक बार आपसे ही हम पूछते हैं, जो समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सिरे से आपने जो उपलब्धियां गिनाई भाजपा की, वो नकार दिया। देखिए, इन लोगों ने कभी कुछ काम तो किया नहीं है। इनका काम तो केवल जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, तब इतनी गुंडागर्दी चरम सीमा पे रही और उसके बारे में लोगों ने निजात पाने का काम किया। अब तो मान लीजिए आज माननीय नेताजी नहीं हैं, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा। नहीं तो उस समय हम लोग बीएसपी में थे, जब जो है क्या नाम नारा दिया गया था कि चढ़ गुंडों के छाती पर और बटन दबा दो हाथी पर। तो फिर इसके बाद जब इनका समय आया है, तो इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। 10 सालों में जो लोग मोटरसाइकिल खरीद नहीं सकते थे, वो लोग मोटरसाइकिलें खरीद ले रहे हैं। आराम से आदमी रह रहा। खाना गल्ला केवल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हमें पता है अच्छी तरीके से, हम लोग भी उसी परिवार से आए हैं। जब हेमंत का महीना होता था, यानी गेहूं कटाई के पहले का महीना, तो गरीबों के घर में जो है अन्न नहीं हुआ करता था। तब वो गांव के साहूकार के पास जाते थे कि 50 किलो हमको दे दो, तो वो 80 किलो लौटा लेंगे, 100 किलो लौटा लेंगे। ये स्थिति ना हुए, उनको खाने की कमी ना हो और अपनी मेहनत मशक्कत करके पैसे बचावें, उससे अपने परिवार को अच्छा पहनावें, अच्छा खिलावें, मकान बनावें और उनको अच्छी जिंदगी दें और गरीबी से उभरें। इसके लिए काम कर रही है। मतलब भाजपा ने जो गरीबी दूर की है, इनका तो केवल गुंडागार राज रहो है। इनका काल हो, इनके शासन काल में केवल गुंडाई की मदद जो सरकार बन रही है न बनी। कुछ जमीन पे है भी। काम देखो, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि अभी मानिए उत्तर प्रदेश में पुलिस का फार्म निकली थी भर्ती 60,000 की, और बच्चों ने इतनी बेरोजगारी की 60 लाख फार्म डाले और वो घर भी नहीं आ पाए, पेपर लीक हो गया। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि एक बच्चे का फार्म का खर्चा आया 500 रुपये, आने जाने का किराया 500, कुल मिलाकर होता 1000 रुपये। 1000 रुपये का अगर आप गुणा करोगे 60 लाख में, यानी 6 करोड़ रुपया बनता है, 6 अरब यानी 600 करोड़ रुपया। आप बताओ ये पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जनता को लूटा जा रहा है। अगर आप किसी भी नेता का देख लीजिए, भाजपा के नेता का, तो मैं इन बातों पे कतई बात नहीं हो रही। और हमारी पार्टी या इंडिया गठबंधन का आप बात देख लो, वहाँ महंगाई की, सुरक्षा की, सब काय की बात हो रही, नौकरियों की बात हो रही। इस चीज़ पे ये लोग बात नहीं करते। बात ये करनी चाहिए कि 10 साल हो गए उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती तक नहीं की गई। जो जवान 2014 में सपना दिखाया था माननीय मोदी जी ने कि हम 15 लाख देंगे, हमारे घर में अगर 5 लोग हैं तो हमने ये सोचा अगर 15 नहीं 5 मिलेगा तो 25 लाख हो गया। माननीय जी कुछ नहीं मिला। अब जहाँ उन्होंने किसान देखे, बोला हम आपकी आय दुगनी कर देंगे, किसान बेचारा खुद ही दुगनी आ गया, उसको भी कुछ नहीं मिला। जहाँ देखे कि युवा खड़े, उन्होंने कहा हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, उनका भी कुछ नहीं हुआ। तो चुनाव 5 साल में एक बार आता है, ये चुनाव काम पे होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए। नौजवानों की नौकरी का मुद्दा जो है वो काफ़ी उठाया जा रहा है। जी, मैं संत राम सैनिक प्रकोष्ठ से सर। जो नौजवान ने अपना उसका मुद्दा जो उठाया है, तो वो तो ऐसा है कि इन्होंने जो एक अग्निवीर योजना चलाई है, वो तो बहुत ही गलत है। जैसे किसी आदमी की रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी को यदि कहीं उसको कमज़ोर कर दो तो उसका पूरा शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो इसी तरह उन्होंने ये चलाया है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। क्योंकि यदि कोई जवान यदि 4 साल के बाद वापस अपने जैसे भर्ती हो गया, जा करके 4 साल उसको रोजगार, अब बोला कि उसको रोजगार मिल गया, तो कहाँ से रोजगार मिल गया। तो यदि 4 साल की हो गया, जैसे इतना एफर्ट लगा के वहाँ तक बच्चा, चाहे किसान का बच्चा एफर्ट लगा के जाता है कि हम चलो एक बार भर्ती हो गया, तो उसकी सारी उम्मीदें परिवार पे उसकी रहता है कि चलो मेरा बच्चा भर्ती हो गया है, तो इसके ऊपर पेरेंट का पूरा सारा कुछ रहता है कि चलो हमारा बच्चा जो भर्ती हो गया है, अब हमारी जो आवश्यकताएं, आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। लेकिन वापस जब आ जाएगा तो हो सकता है कि उसने बिजनेस डाला है, अगर घाटा भी हो सकता है, मुनाफा भी हो सकता है। कोई गलत ऐसा तो नहीं कि बहुत उसको आ करके उसने कोई बिजनेस डाल दिया तो मुनाफा ही होगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन फेल हो जाते हैं,
तो ये गलत है ना योजना। क्या कहेंगे आप? हम आपके पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहते हैं, आप हमारे अकबरपुर देहात में आए, आपका धन्यवाद है। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ, ये सरकार जो मौजूदा इस समय चल रही है, आज तक 10 साल हो गए, कोई भी काम युवाओं के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए अगर कोई काम किया हो तो हमें बताएं। इस भाजपा सरकार ने एक भी काम 10 साल में नहीं किया है। सपा सरकार में जो भी हुआ है बस वही काम हुआ है, बाकी कोई काम नहीं हुआ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ये बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि बीता 10 साल जो रहा है ये बिल्कुल अकबरपुर के हित में नहीं रहा है, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। जिसे बातें की जा रही है, मुझे तो लगता है अकबरपुर की तो बात छोड़िए, पूरे देश के हित की बात हो रही है। जैसे कि जनधन योजना के तहत और मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के लिए रोजगारों के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन देने की बात कही। और जैसे कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की जो बात होती है, क्या मोदी जी ने आवास जो कॉलोनियाँ बनाई थी क्या मुसलमानों को नहीं मिली? क्या उन्होंने मुसलमानों को अलग छोड़ दिया है क्या? ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने जो भी नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, उसी नीति पर ही भाजपा सरकार और माननीय मोदी जी उसी नीति पर ही काम कर रहे हैं। आज मोदी जी ने खुली छूट दे रखी है, कोई भी गुंडागर्दी करे, कुछ भी करे, सीधे ठोकना है, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हो या बाहर हो। बाबा जी का बुलडोजर तुरंत काम करता है। और जो ये लोग बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ, उन लोगों को काम नहीं मिला जो खाली गुंडागर्दी करके लूट मार करते थे। वो तलाश रहे हैं कि मैं काम कहाँ करूँ। आज के दिन जो भी इंसान अगर काम करना चाहता तो काम तो रोड पर है, चाहे जो काम कर ले, खाली लूटपाट न करो, काम करना चाहते। इतना काम हुआ है, मोदी जी ने इतना काम किया है कि वो 18 घंटे लगातार काम करने वाले इंसान है हिंदुस्तान के अंदर। ऐसा प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व में जिसको कम से कम 15-16 जगह से सर्वोच्च सम्मान मिला हो, तो अगर काम करने वाला इंसान ना हो तो ये दूसरे देश वाले उसको सम्मान क्यों दिया? काम करने वाला था तभी तो दिया साहब। भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है और हमारे मोदी जी और हमारे जनप्रतिनिधि जी किसी के ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। और इतना विकास किया है कि लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि लोगों को मौका तो मिल नहीं रहा है कुछ करने का। सीधे आता है वहाँ से 100 रुपये है, 100 रुपये जा रहा है जनता के पास। ऐसा नहीं कि 90 रुपये आ रहे हैं, 100 रुपये है, 90 पैसे 10 पैसे मिले, 90 पैसे खा गए लोग, 10 रुपये नहीं पा रहे हैं लोग। तो इन लोगों को विरोध करना है कि हम लोग अपनी जेब में कैसे भरें। यहाँ के जो सांसद प्रत्याशी बनाए गए हैं विपक्षी पार्टी के हमारे, उनको पर भी आरोप लगा था लोकसभा में क्वेश्चन उठाने के लिए। कोबरा कांड हुआ था, आप लोगों को क्या जानकारी है। और वो ऐसे प्रत्याशी हैं और हमारे प्रत्याशी के ऊपर 1 रुपये कोई आरोप लगा दे किसी प्रकार का, प्रधानमंत्री हमारे योगी जी, मोदी जी किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगा दें, अब मनगढ़ंत कहानियां बनाना तो कोई भी बना सकता है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। कॉलोनी आई अकबरपुर में 2800 मिली तो 2000 मुस्लिम भाइयों को भी मिली है। ऐसा नहीं है, गल्ला मिला सबको मिला बराबर। नल घर घर पहुंचाया जा रहा पानी, आयुष्मान कार्ड की योजना पहुंचाई जा रही है। हमने अपने इलाज कराया, कैसी बात करो भाई। रोजगार हम मिट्टी बेच के भी गुजारा कर लेंगे, कुछ भी करेंगे, हम सब्जी बेचेंगे, हम रोजगार कर लेंगे, किंतु इस देश को ऐसे क्रूर आतंकियों के हवाले हम नहीं सौंपेंगे। इस सीट पे अभी आने वाली लोकसभा चुनाव में 400 पार जो हमारी उम्मीद है पूरा उसको निखर के कहेंगे। और 400 पार सब जीत लिया तब तो सब 300 पार सब जीतेंगे भाई साहब, आप चिंता न होइए, सब जीतेंगे, सब जीतेंगे, लुप्त कर देंगे आप सबको। कैसी आप बात कर रहे हैं? इस देश को बिकने नहीं देंगे, कैसी आप बात कर रहे हैं? लुप्त कर देंगे, दूसरी पार्टियां नहीं बचेंगी। जी जवाब दे रहे हैं, जी बताइए। हमले करते थे लोग, हमारी सेना के ऊपर जो पथराव होता था, इसको जाकर हमने, हमारी सरकार ने हटाया है। कोई भी आतंकी अगर पत्थरबाजी करता है तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। वहाँ की सेना ने उसको दबाव कम किया है। और आप बताइए, क्या आपके मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे काम हैं जो गिनाना ही बहुत बड़ी बात है। इतने काम कर दिए हैं कि अब ये क्या बताएं, मनगढ़ंत कहानी है। युवाओं में एक समानता हुई है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जो वहाँ का युवा हुआ करता था, फिलहाल में अकबरपुर रनिया विधानसभा का, उसके पास अगर साइकिल हुआ करती थी तो अकबरपुर ओवरब्रिज से वो ऐसे निकलता था जैसे उसके साइकिल में हूटर लगे हुए हो। 18 साल 19 साल का हो गया, उसके पास बाइक हुआ करती थी तो हूटर लगे रहते थे। यहाँ के थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज केवल उसका चेहरा देखा करते थे। आज योगी जी की सरकार बनी हुई है और माननीय प्रतिभा शुक्ला जी यहाँ से विधायक है। जब से ये लोग आए हैं तब से यहाँ पे कोई भी युवा
अपने काम में रुचि रखता है, ना कि हुटर, गुंडई और रंगबाजी में रुचि रखता है। अब पुल के नीचे रात साइकिल नहीं चल रही है, मगर बड़े बड़े डंपर खनन के चल रहे हैं साहब। रात भर चलते हैं डंपर, बड़े बड़े डंपर यही लोग चलवाते हैं साहब। बीजेपी के लोग बड़े बड़े डंपर पूरी रात नहीं सोने देते। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप ये गिनाइए कितने यहाँ हमारे कानपुर देहात में आप पुल ओवरब्रिज बनवाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए, कितनी सड़कें बनवाई। जिस सड़क से आप सर चले जाएंगे आपका सस्पेंशन खराब हो जाएगा गाड़ी का। इतनी जरूर बात मैं कहना चाहता हूँ, जब वारसी जी सांसद थे बीएसपी पार्टी से, हर गांव में उन्होंने भले वो 5 लाख या 2 लाख से एक इंटरलॉकिंग बनवाई हो, हमारे गांव में भी उन्होंने बनवाई, ये उनका काम था। विकास की गंगा बहाई गई। यहाँ जो इको पार्क बना, सब समाज की बहन बेटियों की वहाँ आप शादी कर सकते हो, कोई ज्यादा शुल्क नहीं लगता। सरकारी टाउन एरिया की जो रसीद कटती है, सब काम होता है। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब आप बसपा में थे तो आपने बहुत अच्छा काम किया, और भाजपा में चले आए तो आप कुछ नहीं करते। सांसद थे वहाँ पर, आपकी पत्नी विधायक है, मंत्री भी है। नहीं, काम तो देखिए हो रहा है। अब जैसे इन्होंने अभी कहा कि यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अब बच्चे यहाँ से MBBS भी करेंगे, आगे MD भी करेंगे। तो ये तो अभी सैंक्शन हुआ पिछले कार्यकाल में, जब RK सिंह यहाँ पे DM थे, तो हम ही लोगों ने प्रयास किया था। और इसके अलावा यहाँ पे जो रूरा मेन स्टेशन है उसका सुंदरीकरण हुआ है, उसको अपग्रेड किया है, और बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर काम हुआ है। जो भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो चल रहे हैं, जिस तरीके से आपका अभी एक घोषणा पत्र आया है, उस पर बड़ा विवाद भी चल रहा है, जिसमें पिछड़ों का आरक्षण कम करके अल्पसंख्यकों को दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें जो चल रही हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप पिछड़ों के रूप में क्यों ले रहे हैं? ये भारत का बहुत पुराना नारा है, आज से नहीं 1970 से चल रहा है। जिसकी जितनी साझेदारी उतनी भागीदारी, वही मैंने फॉलो किया। ना मैं किसी का हक मार रहा हूँ, ना मैं किसी को अतिरिक्त देने जा रहा हूँ। हिस्सेदारी के हिसाब से भारत होना चाहिए। तो पिछड़ा कम हो गया क्या वहाँ पे? मैंने आप पिछड़ा क्यों जोड़ रहे हैं मेरे भाई? उन्हीं में से तो जा रहा है। नहीं, आप उसमें क्यों जोड़ रहे हैं? भारत 140 करोड़ लोगों का है। 140 करोड़ लोगों में अलग अलग ग्रुप, अलग अलग श्रेणी के लोग हैं। जब हम अलग अलग श्रेणी के लोगों की बात करते हैं, जब भारत संपूर्ण एक है, एक देश है, एक कानून है, संपूर्ण व्यवस्थाएं भारत के लोगों की है, तो भारत के संसाधन संपूर्ण लोगों के लिए एक साथ क्यों नहीं? कांग्रेस कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बीजेपी और फिर सरकार में आएगी तो बदलाव करेगी, परिवर्तन करेगी, तमाम सारे आरोप हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पर धार्मिक रूप से जो है आरक्षण देने की पूर्णता मनाही है, और आप कहते हैं हम देंगे। कब कांग्रेस ने धार्मिक कहा? कांग्रेस के घोषणा पत्र को लिखें, जो मेरे मौलिक अधिकारों में घोषणा पत्र में जो भारतीय संविधान की धाराएं हैं, उन धाराओं के आधार पर मैंने आरक्षण की बात की है, प्रोपगंडे के आधार पर नहीं की। जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में लिखा है, मैंने उसको उच्चारित करते हुए बात की है। अभी आपको माहौल क्या लग रहा है? किस तरीके से कांग्रेस जो है यहाँ पे सरकार बनाने के दावा भी राष्ट्र में कर रही है, गठबंधन भी बना हुआ है, 17 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में जो लोग 80 की बात करते हैं, वो अपने को दिखाएं। मेरे पास 1 सीट थी, हमारे गठबंधन के पास 6 सीटें थी। निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश में एक ताकत के साथ आ रहे हैं। जिनको घटना है वो अपने बारे में देखें, मुझे तो बढ़ना है, मैं बढ़ रहा हूँ। 2 चीज़ों का जवाब पहले तो दे देते हैं। दादा ने जो कहा कि क्या कहते हैं कि सबको आरक्षण वाली व्यवस्था, तो नंबर 1 बात तो ये है कि जिन भी भाइयों ने आरक्षण संविधान पढ़ा हो न पढ़ा हो तो उसको पढ़ें। और हम तो कहते हैं म्यूजियम से निकला करके जो उस समय का संविधान लिखा गया, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उसको पढ़ें। उस समय की जो आज़ादी के बाद भारत की स्थिति आई, तो भारत की स्थिति अंग्रेज लूट के ले गए थे, देश की स्थिति खराब थी और सामाजिक कुरीतियाँ तमाम व्याप्त थी, जिसको हटाने के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की गई। और वो आरक्षण व्यवस्था एक लिमिटेड टाइम के लिए थी। उस संविधान को अगर पढ़ा जाएगा तो उसमें वो व्यवस्था एक लिमिटेड टाइम के लिए थी। खैर, इसके बाद चलती रही। अब जो इस समय की वर्तमान आरक्षण व्यवस्था समाज में व्याप्त है हमारे आपके, उसमें जो हिंदू कैटेगरी के लोग हैं उनको, उसमें जो अभ्यर्थी SC ST
क्या कहते हैं ओबीसी में, आदिवासी में, उनके लिए एक निश्चित समय राशि तय कर दी। वैसे ही अल्पसंख्यकों में भी, चाहे वो मुस्लिम में भी कई जातियां होती हैं, उसमें जनरल भी आते हैं, ओबीसी भी आते हैं, उनके लिए भी वो व्यवस्था लागू है। तो इस तरह की बात करने के लिए, और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से ऊपर नहीं हो सकता। फिर मैं एज ए एडवोकेट एक बात कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति, चाहे हमारे समाज का हो चाहे इनके समाज का हो, समाज में एक ही क्लास में दोनों छात्र बैठते हैं, एक साथ पढ़ के पास होते हैं। जब एक साथ पढ़ के पास होते हैं तो एक के लिए 45% की व्यवस्था होगी और हम सामान्य तो हमारे लिए 65% की व्यवस्था होगी। ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय नहीं है। दूसरी बात, मेरे भाई ने भी कहा कि धारा 370 10 साल पहले, मैं आपको बता दूं, धारा 370 पहले 10 साल पहले नहीं खत्म हुई, 2019 के बाद खत्म हुई। और आप शायद जम्मू कश्मीर गए कि नहीं गए, मैं जाके आया हूँ। जब पहले की व्यवस्था थी तब भी गया हूँ और उसके बाद भी गया हूँ। पहले और में क्या अंतर है? पहले में बता रहे हैं ना, पहले में आपको आजादी नहीं थी, आप अपनी बात भी नहीं कह सकते थे किसी से, ये स्थिति थी। और सबको पता है पत्थरबाजी घटनाएं आम थी, समझे। बाकायदे जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ने उसका कमीशन जारी करके उसकी घटनाओं के बारे में लिखा। इसके बाद जब से 370 हटी, और 370 जो हटाने वाले कहते हैं 370 कोई वो नहीं है, कोई 370 कैसे थी, 370 के बारे में पढ़िए पहले। 370 क्या था कि एक हमारा संविधान अलग, जब आईपीसी हम पढ़ते थे उसमें लिखा था जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके बाकी शेष भारत के लिए। जब हम एक देश के नागरिक हैं, हम अपनी राष्ट्रीयता में भारतीय लिखते हैं, तो उस प्रांत के लिए अलग कानून और बाकी सब 28 स्टेट के अलग कानून, ये कहाँ का न्याय था? हमारे मोदी जी ने ऐतिहासिक काम किया कि 370 और 35 को हटा के एक समान सबको लाने का काम किया। उन्होंने वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया, लाल बत्ती समाप्त कर दी। पहले यहाँ अकबरपुर में कोई मंत्री आता था तो पहले 1 घंटे पहले से हटो सब लोग साफ करिए। आप क्या प्लाट खरीदे आपने? एको नहीं खरीदे, बेकार है। नहीं प्लाट खरीदे, प्लाट आप एक देखो भाई, उनसे ना उलझिए आप, हमसे राष्ट्र की मुद्दे की बात हो रही है तो राष्ट्रीय बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद हमारे देश की जो जीडीपी थी, आज भारत इकोनॉमिकल पावर में जो ब्रिटेन जिसने भारत पर हुकूमत की, वो भी हमसे पीछे चला गया। ये सशक्त नेतृत्व की क्षमता थी कि आज भारत जहां पर दक्षिणी ध्रुव पर रूस और अमेरिका के चंद्रयान फ्लॉप हो गए, वहां हिंदुस्तान का तिरंगा उस दक्षिणी ध्रुव पर लहरा रहा है। ये हमारे भारत की ताकत है। पहली बार आजादी के बाद पहली बार हुआ जब देश का एक प्रधानमंत्री जाता है और अपने को प्रधानमंत्री न कहकर देश का प्रधान सेवक कहता है। आजादी के बाद पहली बार हुआ जब कोई प्रधानमंत्री संसद भवन के अंदर प्रवेश करता है तो उसको मंदिर समझ के पहले उसकी प्रदक्षिणा साष्टांग प्रणाम करता है। आजादी के बाद पहली बार हुआ जब कोई देश, कोई प्रधानमंत्री पूरे देश को, समग्र परिवार को, उसमें ये सब जो हमारे बंधु खड़े हैं ये भी शामिल है, सबको परिवारीजन कह के संबोधित करता है। मैं दूंगा जवाब इसका। थोड़ा 2 मिनट बात हो रही थी अभी, ये कर दिया वो कर दिया सब कर दिया। बात करो रोजगार पे, पहला नंबर। ये वो इधर जा रहा वो इधर जा रहा, उसके मैं मतलब नहीं। बात करो रोजगार पे, बात करो नौकरी पे, बात करो सड़कन पे, बात करो टोल पे। कभी पड़ोसी मुल्क से पूछो 5 किलो अनाज की कीमत क्या है, वो बताएंगे तुमको। कभी जाकर कश्मीर वालों से पूछो, वो देखते हैं पीओके वाले क्या कहते हैं, प्लीज मोदी जी मुझे अपने देश में बुला लो, मुझे अपने में मिला लो, मैं भूखे मर रहा हूँ। ये मोदी का सरकार है, ये योगी जी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जिसने कभी भी किसी भी योजना में, चाहे किसी जात का व्यक्ति हो या किसी धर्म का हो, चाहे 5 लाख का आयुष्मान योजना देनी हो, चाहे गल्ला देना हो, चाहे टॉयलेट देना हो, चाहे मकान देना हो, बिना भेदभाव के उन्होंने पूरे भारत को पूरा परिवार समझकर पूरे भारत का विकास किया। रही बात सड़कों की और विकास की, पुल की बता रहे थे कितने पुल बने हैं। मैं कहता हूं देश का ऐसा कोई दुर्गम स्थान नहीं जहां कभी 50 साल से कोई कार्य नहीं हुआ था, पूरा उन्होंने बदल कर रख दिया है। पूरे पहाड़ी इलाकों में कभी आप लोग जाइए और उसका एक पैकेज बनाइए, देखो जाकर जहाँ जहाँ पे मोदी जी ने ऐसी सड़कें बना दी जो जीवन पर्यंत 50 साल में कभी विकास की एक पूरी नहीं आई। ये मोदी जी की सरकार है और पूरा विश्व आज हमको देख रहा है और ये हमारी इकोनॉमी को देख रहा है, हमारे बढ़ते कदम को देख रहा है कि वो देख रहा है कि भारत मोदी की तरफ देख रहा है पूरा विश्व कि मोदी में क्या जादू है। आज वो हमारे यहाँ थोड़े दिन आकर काम कर दे तो मेरा भी देश समृद्ध बन जाए, मेरा भी देश
कानपुर देहात की जनता भले विचारों में आपस में बंटी है, इसकी लोकसभा भी कई जिलों में बंटी है, लेकिन अपेक्षाएं वही हैं। जनप्रतिनिधियों से, सरकारों से विकास की आकांक्षा है, नौजवान है तो उसे रोजगार की आकांक्षा है, किसान है तो उसे अच्छे उत्पादन और उसकी फसल की अच्छी कीमत की अपेक्षा है। और इन अपेक्षाओं पर कौन सी सरकार खरी उतरेगी, जनता किसे चुनेगी, आने वाला समय बताएगा। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज, कानपुर देहात। बहुत अच्छा।